आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक। वैसे तो इस टॉपिक को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अलग से एक हेडिंग की फॉर्म में हमने इस टॉपिक को अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे लामीज थ्योरम के बारे में और इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्स के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा। और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए समझेंगे इसे। मान लीजिए एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। ए बॉडी का जो मास है वो है m1 और बी बॉडी का जो मास है वो है m2। तो बिफोर कॉलिजन जो ए बॉडी है वो u1 स्पीड से मूव कर रही है और जो बी बॉडी है जिसका मास m2 है वो u2 स्पीड से मूव कर रही है। अब क्या हुआ है, एक टाइम आया वो दोनों बॉडीज आपस में टकराई और कॉलिजन के बाद फिर से मूव करनी शुरू होगी। तो आफ्टर कोलिजन की अगर बात करें तो जो बॉडी ए है जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी अब हो जाएगी v1 और जो बॉडी बी है जिसका मास है m2 उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2। इतना क्लियर हुआ? यहां तक सीन क्लियर है। अब देखिए हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो dp अपॉन dt होता है, मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो हमने पहले ही बोला है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वही करते हैं हम। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो फोर्स क्या होगा, जीरो। तो डीपी अपॉन डी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब डीपी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और पी कांस्टेंट होने का मतलब है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम था, m1u1 प्लस m2u2, और आफ्टर कोलिजन कितना मोमेंटम है, m1v1 प्लस m2v2। तो ये हमें ध्यान में रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जैसा कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की, अब हम बात कर लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल की। जैसे एक न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है कि a 10 ग्राम बुलेट इज शूट फ्रॉम अ 5 kg गन। एक 5 kg की बंदूक है, उससे हमने एक 10 ग्राम की बुलेट चलाई, तो विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। तो गन कितनी स्पीड से पीछे आएगी। तो हमें जैसा कि पता है कि टोटल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब m1 v1 जो होगा प्लस m2 v2 वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमें यही बताना है। तो m1 v1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 v2। तो m1 जो है वो मास ऑफ बुलेट है। क्या है, मास ऑफ बुलेट। तो बुलेट का मास कितना है, 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी बुलेट का मास कितना है, 10 ग्राम। कंफ्यूजन होगी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट को हमने m1 से रिप्रेजेंट किया, ये है 10 ग्राम, मतलब 10 टू द पावर -2 kg, 1000 से डिवाइड किया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1 से डिनोट की है, हमें दे रखी है 400 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ गन m2 ये है 5 kg और वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालनी है। तो वैल्यू रख देते हैं ना, m1 की वैल्यू है 10 टू द पावर -2, v1 की वैल्यू है 400, माइनस m2 की वैल्यू है 5 और v2 हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात है, v2 जो है वो हमारा आ जाएगा कितना, ये 2 जीरो से 1 कैंसिल हो गया। v2 हमारा आ गया माइनस का 4/5, मतलब माइनस का 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से जो बुलेट है वो पीछे की तरफ आएगी, ताकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या रहे, वो फॉलो होता रहे। क्लियर हुआ? तो इतना हमें ध्यान रखना है। तो अगर रिकॉइल वेलोसिटी वाले केस पढ़ने हैं तो हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है, हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि रिकॉइल वेलोसिटी केस में m1 v1 बराबर माइनस का m2 v2 होता है। तो ये हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि मोमेंटम ऑफ बुलेट जो होगा वो मोमेंटम ऑफ गन के बराबर होगा। और माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन है इनकी। बुलेट आगे चलेगी तो गन कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं अपने पुराने टॉपिक के बारे में, जो कि क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं कि अगर
बहुत सारे फोर्स अगर जो है वो एक ही लाइन पे मीट कर रहे हैं इस तरह से, जैसे F1, F2, F3, F4, ये सारे फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इन फोर्सेस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। तो इफ द फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी सच दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, अगर ढेर सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस। और कॉन्करेंट फोर्सेस को हम इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे, मतलब हम उन कॉन्करेंट फोर्सेस को इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्स तब बोलेंगे जब उनका वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। मतलब सब फोर्सेस को, सब वेक्टर फोर्स के वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, अगर इनका सम कितना आ रहा है, वेक्टर सम 0 आ रहा है, तो उस केस में वो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या कहलाएंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्सेस। तो 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। क्या? पहला पॉइंट ये कि अगर बहुत सारे फोर्सेस जो हैं वो एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। और अगर उन सब फोर्सेस का वेक्टर सम जो है वो 0 के बराबर है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्स। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्स। क्लियर हुआ? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है लामीज थ्योरम। स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लामीज थ्योरम, देखिए लामीज थ्योरम बोलती है कि इट स्टेट्स दैट इफ 3 फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, अगर 3 फोर्सेज एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं और वो तीनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्स है। कहने का मतलब अगर जो 3 फोर्स हैं ये इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्स हैं, कहने का मतलब तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और तीनों का वेक्टर सम भी क्या है, 0 है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। तो हर एक फोर्स जो होगा वो अपने सामने वाले एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एल्फा। P के सामने कौन सा एंगल है, अल्फा। Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ बीटा, और R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ गामा। तो ध्यान रखना है। तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं, जिन जो सेम पॉइंट पे मीट करते हैं, और वो इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब उनका वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। और लामीज थ्योरम बोलती है कि अगर ऐसे 3 फोर्सेस है हमारे पास जो कि इक्विलिब्रियम में है, जो कि इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्स हैं, तो हर एक फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है अपने सामने वाले एंगल के साइन के। मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एल्फा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ गामा, एंड Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ बीटा के। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्स, लामीज थ्योरम एंड साथ ही साथ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट और उसे प्रूव करना सीखा। साथ ही साथ हमने उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी किया ताकि हमें रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल गन वाला जो न्यूमेरिकल है वो हमें अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केसेस की, जो हमारे पास अलग अलग तरह के केसेस होते हैं, जैसे एलिवेटर के केसेस होते हैं हमारे पास, मतलब जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है उनके बारे में बात करेंगे, एलिवेटर्स वाले केसेस के बारे में, और फिर कनेक्टेड डायग्राम के बारे में, केसेस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केसेस हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था।